हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं मधु मिश्रा। आज आपको सुनाने वाली हूँ अपनी ही लिखी कहानी एक रिश्ता ऐसा भी का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने सुना इस कहानी के मुख्य किरदार को उनके घर के सामने के ही रेस्टोरेंट में रोज आने वाली एक बच्ची से लगाव हो जाता है, और जब वो अचानक एक दिन वहाँ नहीं आती तो वो परेशान हो जाते हैं और उसकी खोज खबर के लिए उसी रेस्टोरेंट के वेटर से पूछताछ करते हैं। तो उन्हें क्या मालूम हुआ, आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। सुनो गोविंद, तुमसे एक बात पूछना है। क्या हुआ सर, क्या बात है? थोड़ा परेशान होते हुए गोविंद ने कहा। अरे रोज यहाँ तुम्हारे रेस्टोरेंट में दोपहर के समय जो एक छोटी सी लड़की आती है ना। मैंने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, क्या हुआ सर उसे? अरे यही तो मैं जानना चाहता हूँ। जी सर, पता नहीं क्यों आज वो नहीं आई। तुम तो उससे बात करते थे ना, उसने बताया नहीं क्या कि वो कौन है, कहाँ से आती है? उतावलेपन के साथ मैंने कहा। सर बात तो मैं उससे कभी कभी ही करता था। एक दिन यूं ही रोज की तरह वो रेस्टोरेंट के बाहर टहल रही थी। तब तक रेस्टोरेंट में कोई खाने नहीं आया था। मैं कस्टमर के लिए अंदर बाहर हो रहा था। तभी उसे बाहर इस तरह देखकर मैं समझ गया कि वो क्या चाहती है। फिर भी मैंने उससे पूछा, क्या है रे, कहाँ जाती है? आज तो यहाँ अभी तक कोई आया नहीं है, कैसे करेगी तू? किसके लिए ले जाती है खाना? कस्टमर नहीं आया यह सुनकर पहले तो उसने मायूसी से मुंह बिगाड़ा, फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, मेरे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ हैं भैया, जो चल फिर नहीं सकते ना, इसलिए तो मैं उनके लिए खाना ले जाती हूँ। ये कहने के बाद वो बड़ी निश्चलता के साथ इधर उधर कूदने लगी। और तुम क्या खाती हो? अरे बाबा, मैं जो यहाँ से लेकर जाती हूँ ना, उसे हम तीनों मिलकर खा लेते हैं। बड़ी बेबाकी से चहकते हुए वो बोली। सच कहूँ सर जी, तो उस दिन उसकी बात सुनकर मुझे उस पर दया आ गई। चूँकि उस दिन रेस्टोरेंट में दोपहर तक कोई कस्टमर नहीं आया था, तो मैं भी असमंजस में पड़ गया कि क्या करूं, कैसे इस लड़की को खाना दूं। अगर ये खाना नहीं ले गई तो, और आज यहाँ खाना शुरू ही नहीं हुआ है तो बच्चे खुचे का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर हिम्मत करके मैंने मालिक से उस लड़की के बारे में बता दिया। और सर, वो ईश्वर की ही कृपा रही होगी, मालिक ने मुझसे कहा, दे दो थोड़ा थोड़ा निकाल कर। सच बताऊं, मालिक के ऐसा कहते ही मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ पर रहती है, उसने कुछ बताया क्या? कैसे नहीं आई वो? मैंने पुनः अपनी चिंता जता दी। सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? गोविंद ने आश्चर्यचकित होकर मुझसे कहा। और गोविंद का ऐसा सोचना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उस छोटी सी गरीब लड़की का तो किसी से कोई लेना देना भी नहीं। तो फिर क्यों इतनी पूछताछ? वैसे गोविंद की बात सुनकर मैं थोड़ा अचकचा गया, लेकिन तुरंत ही मैंने सहज होकर उससे कहा, पता नहीं मैं क्यों पूछ रहा हूँ उसके बारे में, पर सच कहूँ गोविंद, तो आज उसे यहाँ ना देखकर उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है। वैसे एक दो बार मैंने ये सोचा भी कि होगी कोई वजह जिसके कारण वो नहीं आई होगी, पर क्या करूँ, दिमाग में घूम फिर कर उस लड़की पर मेरी क्या बताऊं, मैं दिमाग अटक जा रहा है मेरा। असल में उसे रोज देखने की एक आदत सी हो गई है, इसलिए आज उसे न देखकर पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम जरा पता करो ना क्या हुआ है। मेरा मन अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे कुछ तो हुआ है, वरना वो बिना नागा के हर दिन आती है। मैंने थोड़ी व्यग्रता के साथ कहा। तो गोविंद भी थोड़ा असहज होते हुए बोला, सर आज वो नहीं आई है तो मैं भी बाहर आकर उसे देख रहा था, पता नहीं क्या हुआ है। वैसे सच कहूँ सर जी, जब से मुझे मालूम हुआ कि छोटी सी बच्ची दो अपाहिज बूढ़े बूढ़ी के लोगों के लिए खाना लेकर जाती है, तो बचा कुचा खाना बाहर करते समय उस लड़की को कुछ ज्यादा दे दूं, ये बात मेरे दिमाग में जरूर रहती है। ये कहते हुए गोविंद थोड़ा भावुक हो गया, और फिर अगले ही पल वो बोला, सर मैं यही आसपास देखता हूँ ना, बड़े ब्रिज के आसपास ना कुछ झुकी झोपड़ी है, वहां जाकर पता करता हूँ। ये कहते हुए उसने अपना सिर सहमति के साथ बड़ी जोर से हिलाया और चलने लगा। तो मैंने उससे कहा, सुनो सुनो गोविंद, मेरा मोबाइल नंबर रख लो, जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले ना तो तुम मुझे जरूर बताना। ये कहते हुए मैंने उसे अपना फोन नंबर दे दिया, और फिर एक राहत भरी सांस ली कि गोविंद उस लड़की की खबर अवश्य लाएगा। और मैं घर लौट आया।
आराम कुर्सी पर आंख मूंद कर निढाल सा पसर गया। मन अशांत हो गया था मेरा। मन को बार बार मैं समझाता रहा कि क्या करना है उस लड़की के बारे में जानकर, क्यों बेकार में ही परेशान हो रहा हूं मैं। पर नहीं, मेरा मन तो न टीवी देखने में लग रहा था, न किसी की कोई बात सुनने में। बार बार घूम जाती थी उस लड़की की छवि मेरी आंखों के सामने। उसका आना और खाने को पैकेट में डालते हुए, उसे उछालते हुए, उसका खुशी से झूमते हुए वापस जाना। धीरे धीरे रात गहराने लगी तो मेरे मन में उथल पुथल और बेचैनी बढ़ती गई। मेरी आंखें रेस्टोरेंट की ओर टिकी हुई थी। जानता था कि वो लड़की रात में नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं बार बार बेसुध सा उसी ओर देख रहा था। रात आंखों में ही कट गई, पर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला, और सुबह होते ही कुछ खबर तो आज अवश्य मिलेगी इस आस में। मैंने गोविंद को फोन नंबर मिलाया। हेलो, हाँ गोविंद, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला क्या? जी सर, मैं आपको फोन लगाने ही वाला था। मेरा अंदाजा सही था, वो लोग यहीं ब्रिज के पास के ही झोपड़े में रहते हैं। मैं जब पूछताछ करने वहां पहुंचा तो पता चला कि कल उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। हैं? ये क्या कर रहे हो? कहाँ है वो? कैसी है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? किस हॉस्पिटल में है वो? क्या तुम देखने गए थे उसे? एक ही सांस में मेरे इतने सारे प्रश्नों के बदले गोविंद ने भर्राए गले से कहा, हाँ सर, मैं तो तुरंत हॉस्पिटल गया था। वो बहुत सीरियस है सर। लोग कह रहे थे परसों खाने का पैकेट लिए हुए जब वो दौड़कर रास्ता पार कर रही थी तभी एक ट्रक से टकरा गई। तो कैसी है वो? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? तुम जल्दी आओ ना, मुझे ले चलो गोविंद तितली के पास। मैंने व्यग्रता से कहा। तितली? कौन तितली सर? गोविंद जिज्ञासा के साथ बोला। अरे वही लड़की, उसे मैं कुछ दिनों से तितली कहने लगा था। पता है गोविंद, खाने का पैकेट मिलते ही ना वो तितली की तरह लहरा कर यूं यूं करते हुए वापस जाती थी। ये बताते हुए मेरी आवाज़ अब थोड़ी भारी हो गई और आंखों से आंसू छलक गए। मैंने एक गहरी श्वास लेते हुए कहा, गोविंद फोन काट और तू जल्दी आ, मुझे तितली के पास ले चल। बाकी की बात मेरे गले से अटक गई। गोविंद ने मेरी मंशा जानते हुए कहा, बस अभी आया सर। कहानी का दूसरा भाग बस यहीं तक। कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें ये ज़रूर बताइए। साथ ही कथा कस्तूरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो मैं फिर मिलती हूँ आपके लिए कहानी का अगला भाग लेकर। नमस्कार।